तो ये यूजर की क्रिएशन और यूजर की मैनेजमेंट, मतलब यूजर किस तरह क्रिएट करने हैं, उनको एडिट कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का था ना कि उसके रोल्स, उसने यूजर्स को मैनेज करना है और क्रिएट करना है, उसकी प्रिविलेजेस असाइन करनी है। ये जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी वो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के टैब से दी होंगी। और दूसरी चीज आ जाती है फिर डाटा फाइल्स की, यानी कि टेबल्स। यानी कि अब हम लोगों ने इसके अंदर काम करना स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले हम कोई ना कोई एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर ही उसके ऊपर अपने इनके फॉर्म्स और डाटा एंटर करने वाला काम फिर ही होगा ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर फिर क्रिएट करना होता है, यूजर क्रिएट करने के बाद टेबल कैसे क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट के अंदर आना है। ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी एंटिटीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यहाँ पे काम कर रही होती हैं, तो टेबल्स भी हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं आते। ऑब्जेक्ट ब्राउज में आके यहाँ पे अगर तो पहले से कोई क्रिएट किया हुआ तो ब्राउज में आओगे। अभी हम स्टार्ट में हैं, तो स्टार्ट में तो हम लोगों ने क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करना है स्टार्ट में, तो हम लोग क्रिएट के अंदर आएंगे। क्रिएट के टैब के अंदर आके हम लोग क्या क्रिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट में हम पहले टेबल्स ही क्रिएट करते हैं, बाकी चीजें तो उसके बाद फिर उसी टेबल्स के ऊपर ऐड मतलब क्रिएट होती है। तो पहले हम लोग टेबल ही क्रिएट करते होते हैं पहले हम लोग। अब टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मतलब ये सारा मोस्टली इसके अंदर काम सारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को ये वाला काम करवाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को कोडिंग न करनी पड़े, आप ग्राफिकली चीजों को क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सारा का सारा इसका ग्राफिकल लेआउट बेस है, यानी कि ग्राफिकली काम होता है इसके अंदर। सिर्फ हमें क्यूरीज लिखनी पड़ती होती हैं अपने डाटे के लिए, वो ग्राफिकली नहीं होती, मतलब वो हमें राइट करके ही हमारा वो काम होगा। बाकी उसके अलावा जो इसकी फंक्शनैलिटीज क्रिएट करना, यूजर्स क्रिएट करना, मैनेज करना, पासवर्ड चेंज करना, ये सारा काम इसके अंदर ग्राफिकली हो जाता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउज में जाके क्रिएट टेबल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये इसकी ऑप्शंस आ गई टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले जो फील्ड का नाम आ रहा है यहाँ पे, मतलब टेबल का नाम MIT_TP1, यानी कि MIT को यूजर को यूज करते हुए टेबल एक बना दिया टेबल 1 के नाम से। तो इस तरह हम लोगों ने जो नेमिंग कन्वेंशन रखनी होती है ना अपने टेबल्स की, वो इस तरह रखनी होती है ताकि उसके नाम से हमें पता चले कि ये टेबल किस चीज के रेलेवेंट है, किस यूजर ने क्रिएट किया हुआ है, मतलब इसका मकसद क्या है। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी नेमिंग कन्वेंशन अपने प्रॉपर काम के लिए हासिल रखनी होती है। तो मैं MIT के यूजर के थ्रू लॉगिन हुआ हुआ हूँ, तो इसके अंदर मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको टेबल को TP1 कह दिया। इनका पहला टेबल अभी मैं बना रहा हूँ, तो पहला टेबल मतलब रख दिया। हाँ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, STD-TP यानी कि स्टूडेंट टेबल, हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये नाम मतलब आप लोगों ने अपनी मर्जी से इस तरह प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हुए रखना होता है। उसके बाद बारी आ जाती है आप लोगों के उस टेबल के कॉलम नेम्स की। कि आप लोगों ने जब टेबल क्रिएट करना है तो उसके अंदर कॉलम नेम्स आ रहे होते हैं, तो कौन कौन से कॉलम्स आप लोग बनाना चाहते हो, यानी कि कितना डाटा है जो आप, कितने कॉलम्स का डाटा है जो आप लोग स्टोर करवाना है। कॉलम नेम जैसे स्टूडेंट का डाटा इंटर कर स्टोर करवाने के लिए हम लोगों ने जो टेबल बनाना होता है, उसमें एक पहला कॉलम तो हम लोगों ने STD ID का रखना होता है, यानी कि स्टूडेंट ID। तो ये एक कॉलम हमारे पास स्टार्ट में ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई प्राइमरी की या यूनिक उसको करने के लिए कोई की कॉलम बना सके। तो वो मतलब हमारे पास टेबल के अंदर ID वाला कॉलम ही एक ऐसा होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज आती होती है, यानी कि ये ID वाले कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज आती हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट में इस तरह ID का कॉलम एक रख लेते हैं, ताकि हम इसके ऊपर प्राइमरी की भी लगा सकेंगे, और दोबारा जब हम लोगों ने डाटा रिट्रीव करना होगा तो इससे यूनिक वैल्यूज आती होती हैं क्योंकि ID के अंदर, तो ये इस यूनिक की कॉलम की बेस पे हम लोग डाटे को सर्च करना भी आसान हो जाएगा। तो STD ID। अब दूसरी चीज इसमें सेलेक्ट करने वाली होती है डाटा टाइप। अब ये चूंकि ID वाला कॉलम है, ID हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है, तो मैं इसकी डाटा टाइप नंबर रखूंगा। और नंबर डाटा टाइप जब भी रखेंगे हम लोग, तो आगे इसके दो ऑप्शन आ जाते हैं, प्रिसीजन का और स्केल का। अब प्रिसीजन इसके अंदर होती है कि आप लोगों की अशारिये के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब नंबर डाटा टाइप रखी हुई है ना, तो नंबर डाटा टाइप जो नंबर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनमें कहते हैं अशारिये वाली वैल्यू भी आ सकती होती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको मेंशन करके बताना है, क्योंकि अगर कोई अशारिये वाली वैल्यूज आ जाए तो उसके बाद मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आए।
ये हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम ही रखना होता है, मैं 2 रख देता हूँ। और ये दूसरा स्केल होता है कि टोटल डिजिट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, वो मैं 20 कर देता हूँ। यानी कि कोई अगर आप लोगों का आईडी दिया है, कोई नंबर लिख रहे हैं, तो उसमें टोटल डिजिट्स कितने आने चाहिए, वो 20 लिख देता हूँ। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नॉट नल का होता है। अब ये चूंकि वो हमारा आईडी वाला कॉलम है, नॉट नल करना मतलब कोई भी इसके अंदर वैल्यू खाली नहीं आनी चाहिए, एम्प्टी नहीं चाहिए आनी चाहिए, मतलब लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो इस बॉक्स को भी मैं चेक कर देता हूँ, क्योंकि आईडी है ना, विदाउट आईडी तो कोई किसी भी स्टूडेंट का डाटा हम स्टोर नहीं करवा सकते ना, तो इसलिए हमेशा हमें आईडी देनी पड़ेगी। तो इस कॉलम के अंदर कोई भी रो एम्प्टी नहीं होगी, मतलब किसी भी स्टूडेंट की आईडी ऐसा नहीं हो सकता कि आईडी ना दी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो वो डाटा इंटर ही नहीं करने देगा, तो इसलिए हम इसको नॉट नल कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं। तो यानी कि प्रॉपर भी चेक करता रहता है, जब भी डाटा एंटर होता है वो चेक करेगा आईडी है तो डाटा एंटर होने देगा, अगर आईडी मिसिंग है वो डाटा एंटर नहीं होने देगा। उसके बाद मतलब बाकी चीज़ें ऐसी नॉर्मल होती हैं, स्टूडेंट का नेम हो गया। अब जो नेम होता है उसमें टेक्स्ट आता होता है, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे varchar 2 डाटा टाइप होती है, यानी कि टेक्स्ट, नंबर, न्यूमेरिक, डिजिट, सिंबल, इसमें सारा कुछ ही मिक्स हो जाता है। यानी कि ऐसी कॉलम जिसके अंदर ऐसे मिक्स वैल्यू आ सकती है, कोई भी आ सकती है। जैसे हम नाम के अंदर ऐसे अंडरस्कोर भी डाल देते हैं, डैश भी डाल देते हैं, स्टेरिक भी डाल देते हैं साथ। मतलब इस तरह मिक्स नाम करने के लिए हम लोग भी इस तरह सिंबल यूज कर लेते हैं, तो हम ऐसे कॉलम की डाटा टाइप के varchar रखे होते हैं। इसमें मिक्स आ जाता है, इसमें आप कुछ भी इंटर कर सकते हो varchar में। और यहाँ पे इसका स्केल होता है कि टोटल डिजिट्स की तादाद के अंदर कितना डाटा स्टोर हो जाना चाहिए, वो मैं 100 कर देता हूँ। नेम ज़्यादा था, इतना ही लेंथी होता है, मैक्सिमम ये भी बहुत ज़्यादा है 100 भी, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद उसका ऐप नेम, varchar 100, एड्रेस। अच्छा, जब आप लोगों ने ये इस तरह इसके कॉलम नेम्स रखने होते हैं ना, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, या तो इन सबको सारे का सारा अपर केस लिख लो, या सारे का सारा लोअर केस लिख लो, और इस तरह कंबाइन करके लिखना होता है। इन नाम के अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बीच में इनको एफ नेम को, जैसे आप फादर नेम के लिए मैंने एफ नाम लिखा, तो इसके अंदर गैप डालना भी है ना, तो अंडरस्कोर डाल दो, डैश डाल दो, लेकिन स्पेस नहीं आनी चाहिए नाम के अंदर। या फिर इस तरह कंबाइन करके लिख दो, क्योंकि ये आप लोगों ने यूज करना है, किसी ने थोड़ी यूज करना है, आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इसको अपनी मर्जी से रख सकते हो। ऐसे रखो कि नाम भी शॉर्ट रहे, स्पेस भी ना आए, और समझ भी आ जाए। और एक रख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ चूंकि डेट होती है, ठीक है, तो मतलब डेट हम लोगों ने एंटर करनी होती है, तो इसके लिए मैं डाटा टाइप इसकी डेट रखता हूँ। यानी कि आप मतलब एज ए डेट वाली फॉर्मेट के अंदर डाटा होगा। तो मतलब ये 4-5 मैंने कॉलम ले लिए, मतलब डाटा की टेबल क्रिएट करने के लिए। अब ये फिलहाल इतना इनफ है। आप लोग मजीद बढ़ाना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, अपने क्राइटेरिया के लिहाज से, तो आप जितने बाकी यहाँ पे कॉलम, जितने नाम रख देंगे उतने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से मजीद कॉलम ऐड करनी है, मतलब ये सारे कॉलम फिल हो गए हैं, तो ये ऐड कॉलम की ऑप्शन होती है, यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आती जाएंगे। आप नाम लिखते जाओगे, खत्म होते जाएंगे, ऐड कॉलम करते जाओगे, यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आते जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतने की रख लेता हूँ, आप लोगों को एक बार क्रिएट करके दिखा दूँ। और ये होता है प्रिजर्व केस का चेक। ये जो मैंने बात की थी ना अपर केस की और लोअर केस की, अगर मैं इसको कर दूंगा ना प्रिजर्व केस को चेक कर दूंगा, तो जो चीज आप लोगों ने अपर केस में लिखी हुई है वो बाद में आप लोगों को अपर केस में ही यूज करनी पड़ेगी। जो चीज आप लोगों ने लोअर केस में लिखी हुई है वो चीज आपको बाद में लोअर केस में ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये प्रिजर्व केसेस होते हैं इसके अंदर। मतलब आप लोग अपने यानी कि नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जितना भी टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है उसके केस को प्रिजर्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो इसके लिए ये होता है। तो नाम हो गए, डाटा टाइप हो गई, टेबल का नाम हो गया, ऑप्शन जितने भी थे हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब हम लोग ये मतलब टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये हमें, आप जब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि आप लोगों ने प्राइमरी की वाला कॉलम इसके अंदर रखना है। अगर रखना है तो किस कॉलम के ऊपर आप लोगों ने प्राइमरी की लगानी है। अगर नहीं लगानी तो फिर आप ये इसके ऊपर नो कर दोगे। लेकिन हम लोगों ने अपने हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की कॉलम लाजमी रखना होता है।
तो इसके लिए प्राइमरी की लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, पॉपुलेटेड फ्रॉम एन न्यू सीक्वेंस, पॉपुलेटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अभी जो साथ उसने बात की है ना न्यू सीक्वेंस की या एग्जिस्टिंग सीक्वेंस की, ये बात इसने ये की है कि क्योंकि हम लोग जिस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाना चाहते हैं उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक जो रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस आईडी वाले कॉलम को ऑटो नंबर रख लेते हैं। जैसे जैसे मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा वो नंबर ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको ना एक नंबर मिलता जाएगा। जैसे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एक नंबर होता है, आखिरी पार्ट उसका होता है, तो आप लोगों को ऑटो क्रिएट हुए होते हैं कि जैसे जैसे स्टूडेंट रजिस्टर होते जाते हैं उनका वो नंबर ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाता है। तो जो सबसे पहले आया होता है उसका पहला रोल नंबर होता है, जो उसके बाद आया होता है उसका दूसरा रोल नंबर, उसके बाद आने वाला तीसरा रोल नंबर। तो वो काम हम लोग अपने कॉलम के अंदर करने के लिए ऑटो नंबर की एक डाटा टाइप होती है वो लगाते होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डाटा टाइप थी जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लगाई है वो जस्ट नंबर की थी, ऑटो नंबर की नहीं थी। तो अब चूंकि हमारे पास ऑटो नंबर की डाटा टाइप नहीं है तो हम लोगों ने उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करवाने के लिए ना उसके ऊपर एक सीक्वेंस बना के लगानी होती है। उसको बताना होता है कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो किस सीक्वेंस के लिहाज से आएगा, यानी कि तरतीब के साथ आएगा 1 2 3 4 5, या बीच में होता है ना कि हम लोगों ने एक गैप रखना है 1 4 6 8 7, इस तरह मतलब गैप रख के ना इवन नंबर इस तरह करना है। तो वो जो हम लोगों ने इस तरह अपने नंबरों की सीक्वेंस बतानी होती है ना वो यहाँ पे होता है ये सीक्वेंस पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंस। अभी चूंकि मैंने कोई सीक्वेंस पहले से क्रिएट नहीं की हुई तो मैं इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन चेक करूंगा, पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंस। जैसे ही मैं इसके ऊपर चेक करूंगा तो ये मेरे पास नीचे ऑप्शन आ जाए। अब ब्रैकेट के अंदर होता है कि आपने कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है ना, ये मैं एक कंस्ट्रेंट ही लगा रहा हूँ ना प्राइमरी की का अपने की कॉलम के ऊपर, तो लगाना है तो उसका एक नाम हमेशा यहाँ पर एक नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे ये इस की कंस्ट्रेंट का नाम रख दिया उसने MIT STD TB_P मतलब प्राइमरी की, यानी कि उसने काम के लिहाज से अपने उस नाम की एक तरतीब बना के एक नाम बना दिया। MIT वाला यूजर है, उसके अंदर STD TB के नाम से टेबल है और उसके टेबल के अंदर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो एक नाम बना दिया। तो आप लोग जो उसने एक तरतीब से नाम बनाया है ना, इसी को यूज करना चाहते हैं तो इसी को कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पे इसको डिलीट करके कोई एक नया नाम भी रख सकते हो। लेकिन मैं उसी को यूज कर लेता हूँ क्योंकि उसने एक तरतीब के साथ मुझे नाम में बना के दे दिया है, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हुए एक तरतीब से पूरा नाम बना के दे दिया। अब मुझे पता भी चल रहा है कि ये क्या है, नाम से पता चल रहा है क्या है। दूसरी चीज होती है सीक्वेंस नेम। ऊपर वाला था कंस्ट्रेंट नेम प्राइमरी की का, अब ये प्राइमरी की लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम ए न्यू सीक्वेंस, एक नई सीक्वेंस भी बना रहा हूँ प्राइमरी की लगाते वक्त, क्योंकि ये सीक्वेंस इस कॉलम के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगी बन के। तो जो सीक्वेंस बनेगी उसका नाम भी रखना पड़ेगा, तो वो भी मैंने रख दिया कि MIT का एक यूजर है, उसके अंदर ये वाला टेबल है और उसके अंदर जो सीक्वेंस अप्लाई हो रही है वो उसका नाम ये मैंने रख दिया SCQ के नाम से। तो ये मैंने प्राइमरी की लगाते हुए दो काम करने होते हैं, एक तो उस कॉलम के ऊपर सीक्वेंस लगानी होती है ताकि उसके अंदर डाटा जो आना है वो यूजर इंटर ना करे, वो ऑटोमेटिकली एक एक नंबर एक एक नंबर उसका इंक्रीमेंट होता जाए, यूजर को इंटर ना करना पड़े, यूजर सिर्फ बाकी उसका नाम फादर नेम एड्रेस इंटर करे और उसका जो नंबर है ना आईडी वो ऑटो जनरेट होती जाए कि जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते जाएंगे मैं टेबल में एंटर करता जाऊंगा उनको एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। और वो जो आईडी का आगे आगे बढ़ना होता है वो इस सीक्वेंस की बेस पे बढ़ना होता है। तो जब मैं यहाँ से सीक्वेंस क्रिएट करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्रिएट होती है ना यहाँ पे, उसकी जो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट होता है वो 1 का होता है, यानी कि पहला नंबर 1 आ जाएगा, फिर दूसरा 2 आ जाएगा, फिर तीसरा 3 आ जाएगा। ये सीक्वेंस मैं आप लोगों को बाद में दिखा भी दूंगा बनी हुई, अभी तो यहाँ पे इसने नाम रख के बना देनी है, लेकिन जहाँ पे बनती है वो पोर्शन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाद में। तो एक तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का नाम रख दिया, दूसरा जो की लगाने के लिए उस कॉलम के ऊपर सीक्वेंस लगाई उसका भी नाम रख दिया। अब तीसरा ऑप्शन जहाँ पे होता है कि वो कॉलम सेलेक्ट करना जिसके ऊपर ये दोनों चीजें लगनी है, तो वो मेरे पास
std id का कॉलम है, यानी कि स्टूडेंट आईडी है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर है। तो ये मैंने कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ये सारे के कॉलम आ गए मेरे पास। कहता है एक तो आपने प्राइमरी की लगा ली, दूसरा जब हम लोग डाटाबेस बनाते होते हैं तो अपनी डाटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स ऐसे भी होते हैं जिनको चाइल्ड टेबल बनाना होता है किसी और पेरेंट टेबल का। तो हम लोग पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल के अंदर फॉरेन की लगाते होते हैं। हाँ समीला पूछो। सर इससे पहले वाला जो था ना पेज, वो एक दफा रिपीट कर दें। इसमें होता है कि जी। जब आप लोगों ने अपने टेबल के अंदर किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगानी होती है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की लगाने के लिए ऑप्शन होते हैं कि हम लोगों ने या तो नो प्राइमरी की चेक कर दो, प्राइमरी की लगानी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लगानी है। एक की कॉलम, प्राइमरी की वाला कॉलम रखते होते हैं टेबल के। तो हम लोगों ने कैसे लगानी है, पॉपुलेटेड फ्रॉम ए न्यू सीक्वेंस या फिर पॉपुलेटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कि जिसके कॉलम के ऊपर हम लोगों ने प्राइमरी की लगानी है उसके ऊपर कोई ना कोई सीक्वेंस लगानी है, ताकि उसके अंदर यूजर वैल्यू एंटर ना करे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आता जाए 1 2 3 4 5, इस तरह आईडी उसकी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाए। तो उसके लिए मैंने फिर ये, अभी मैंने पहले कोई सीक्वेंस बनाई हुई नहीं थी, अगर बनाई हुई होती तो मैं ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता। नहीं बनाई हुई, मैं चाहता हूँ अभी साथ बन भी जाए, तो ये पॉपुलेटेड फ्रॉम ए न्यू सीक्वेंस का मैंने ऑप्शन कर लिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसने दो ऑप्शन दे दिए हैं। पहला, जो प्राइमरी की लगा रहा हूँ उसका क्या नाम रखना है कंस्ट्रेंट का, और दूसरा कि एक सीक्वेंस बन के लग रही है उस सीक्वेंस का नाम क्या रखना है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बना देगा ये, उसका क्या नाम रखना है। वो दोनों नाम रख दिए। ये नाम आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं वही यूज कर लूंगा जो उसने बना के दिए मुझे, क्योंकि उसने अच्छे बना के दिए, एक नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हुए उसने नाम बनाया। और तीसरा चीज होती है कॉलम सेलेक्ट करना जिसके ऊपर प्राइमरी की लगानी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किसी कॉलम के ऊपर आप लोगों ने फॉरेन की लगानी है। फॉरेन की तो हम लगाते होते हैं इस टेबल का किसी और टेबल के साथ रिलेशन बनाना हो, तो उस टेबल का जो कॉलम होगा वो यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पर आ जाएगा। तो अभी तो हम लोगों ने एक ही पहला टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाली बात तो है नहीं, इसलिए हमें फॉरेन की लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम एक और टेबल बनाएंगे तो फिर ये फॉरेन की वाला काम करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक का, मतलब ठीक है मैंने चेक कर लिया, मेरे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, मैं आगे इसको फिनिश कर दूंगा, टेबल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे प्राइमरी की जिस कॉलम पे ऊपर लगाते होते हैं उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज आती हैं, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। तो कहता है उस आईडी के अलावा आप कोई और कॉलम भी ऐसा रखना चाहते हैं जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज आए, रिपीट ना हो। अभी हमारे पास ऐसा कोई कॉलम भी नहीं है। हम लोगों ने एक नाम का कॉलम बनाया, वो भी रिपीट हो सकता है, फादर नेम का कॉलम बनाया, वो भी रिपीट हो सकता है, एड्रेस भी रिपीट हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है। तो अभी हमारे पास कोई कॉलम ऐसा है ही नहीं जिसको हम यूनिक रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये भी अभी हम लोगों ने नहीं करना। बस यहाँ पे हमारे ऑप्शन एंड हो गए। अब हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा कहता है, ये उसने मतलब चीजें बता दी। एक स्कीमा इसका क्रिएट हो जाएगा MIT2 के नाम से। ये स्कीमा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कीमा क्रिएट होता है, स्कीमा को फिर बाद में मैनेज कर सकते हैं। स्कीमा के अंदर आप लोगों के टेबल के अंदर ये जितनी भी चीजें मैंने सेलेक्ट की हैं सारी की सारी स्टोर हो जाती हैं। डाटा अबाउट डाटा ही होता है ना, ये टेबल के जो टेबल के इंफॉर्मेशन होती है। तो ये यूजर नेम आ गया, यूजर नेम उस टेबल का उसने स्कीमा भी उस नाम से क्रिएट कर दिया, ये टेबल का नाम आ गया। और अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे उसने एक टेबल क्रिएट करके दे दिया। अब मैं इसका मतलब टेबल ये मेरे पास क्रिएट हो गया, ये इसके सारे कॉलम नेम आ रहे हैं, ये डाटा टाइप्स आ रही है, ये नल लेबल, मतलब ये नल लेबल लो है, सिर्फ इसको नल नहीं होना चाहिए, बाकी नल तो खाली हो सकता है। और इसी के ऊपर एक प्राइमरी की लगी हुई है, ये कंस्ट्रेंट की आ गई।
अब इसके अंदर डाटे का देखना है तो ये दूसरा, मतलब ये टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये डाटे के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जो डाटा आप लोगों ने इंसर्ट किया हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमने कोई डाटा इंसर्ट ही नहीं किया तो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा। ठीक है, अभी सिर्फ टेबल के ऊपर क्लिक करके मैं इसका स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। तो यहाँ तक तो हो गया ये ऑप्शन टेबल्स क्रिएट करने का। तो मैंने एक टेबल क्रिएट करके भी दिखा दिया, यूजर भी क्रिएट कर लिया और एक डाटाबेस भी बन गया। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।